वेलकम टू आईबीई इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आर्टिकल 13 में लिखा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे देखो, इसको मैं अगर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लो कोई ऐसा लॉ है और वो लॉ हमारे पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ सरवाइव करेगा कि नहीं सरवाइव करेगा, इसी के रिगार्डिंग हम आर्टिकल 13 में बात करेंगे। तो आप देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution shall be wired with extent to which they are inconsistent with the provision of part third। अब देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हो गई जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स में आने से पहले, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था, कब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था, आप जानते हैं 26 ऑफ जनवरी 1950। अब सपोज करो 26 ऑफ जनवरी 1950 से पहले इंडिया में कोई ऐसा लॉ है। सपोज करिए कि एक लॉ की मैं बात कर रहा हूं, सपोज करिए कोई एक लॉ है जिसमें कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं। प्रोविजन ये लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक लॉ है जिसका क्लॉज 1 कहता है कि एवरी इंडियन एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन if his oblique her age is greater than or equal to 18 ईयर। एक लॉ 1 है जिसका क्लॉज 1 ये कहता है कि हर वो भारतीय, हर वो इंडियन यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल है अगर उसकी एज 18 साल के बराबर या उससे ज्यादा है। इसी लॉ का दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि चीटिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन। अब सपोज करिए ये आपका लॉ है जो हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले था। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ लॉ, और उस वो लॉ ये था कि एवरी इंडियन इज एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इफ हिज ऑब्लिक हर एज is greater than or equal to 18 year and cheating is allowed in the examination। और एग्जामिनेशन में चीटिंग क्या थी? अलाउड थी। अब सपोज करिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, एनफोर्स आया, तो सपोज करिए पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट में एक प्रोविजन बना दिया गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक प्रोविजन आ गया, एक शर्त आ गई, एक कंडीशन आ गई कि चीटिंग इज क्राइम। कि चीटिंग करना क्या है? क्राइम है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट देयर इज अ प्रोविजन दैट चीटिंग इज अ क्राइम। चीटिंग क्या है? एक क्राइम है। अब आप जरा सोचिए, इस लॉ को इस फंडामेंटल राइट से कंपेयर करिए। अब आप अगर यहां पर देखेंगे लॉ का क्लॉज 1 क्या कहता है कि every Indian eligible for UPSC examination if his oblique her age is greater than or equal to 18 year। यहां तक लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लॉ, इसके लॉ के क्लॉज 2 को पढ़ते हैं कि चीटिंग इज अलाउड। अब यहां पर क्या लिखा है? चीटिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन। तो आप बताओ इस लॉ का क्लॉज 2 हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कि नहीं? यस और नो? आप बताइए, आप खुद समझदार हैं। यानी इसका मतलब दैट लॉ का क्लॉज 2 वायलेट द फंडामेंटल राइट, या फिर लॉ का क्लॉज 2 इनकंसिस्टेंट विद आवर फंडामेंटल राइट। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो ये लॉ है ये पूरी तरह से नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उतने पार्ट को नल एंड
वायड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि लॉ 1 का ये क्लॉज 2 क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो आपको बताता है, अगर मैं इसको सिंपल वे में बात करूं तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट मींस एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, उसका जितना भी पार्ट इनकंसिस्टेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं कर रहा है, दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अब इसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आर्टिकल 13 को और आगे समझते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लैंग्वेज काफी बड़ी है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which makes away or abridges the fundamental rights conferred by part 3rd of the constitution and law made in the contravention of fundamental right shall to the extent of the contravention be void। अब देखेंगे ये काफी ओरिजिनल लैंग्वेज है और काफी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम भी आ रही होगी। मैं इसको एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं। आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट हुआ 26 ऑफ जैन 1950 इन फोर्स आया, लागू हो गया, इनैक्ट हो गया। अब यहां से इस चीज को समझना, अब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है, किसी भी लॉ को बनाया जा रहा है, कोई भी लॉ जो फ्यूचर में आएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में आपको समझाया था, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और उसका अगर कोई भी पार्ट, लॉ का कोई भी पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है या उसको वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ के उतने पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद हम फ्यूचर में कोई भी लॉ बनाएंगे, दैट लॉ मस्ट फॉलो या दैट लॉ मस्ट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट, या फिर दैट लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। समझ रही बात की नहीं। और जो भी लॉ फ्यूचर में बनाया जाएगा उसका जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा उतने पार्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल वे में इसे बताने की कोशिश करूं तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डील्स विद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो मैं आप लोगों को सिंपल में बात बताता हूं, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डील्स विद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप आप समझ में आ गया होगा बात। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा फंडामेंटल राइट के को वायलेट नहीं करना चाहिए, कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा वो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या लॉ का कोई भी क्लॉज, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, मान लो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, मान लो क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो क्लॉज 4, लॉ का क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 3, इसमें लॉ की डिफिनीशन बताई गई है, लॉ को डिफाइन किया गया है कि लॉ एक्चुअली में है क्या। बहुत ही इसका ब्रॉड कैनोटेशन है, ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, लॉ भी बोला जाता है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, इन सब पे हम लॉ पे कभी और बातें करेंगे। लेकिन आप बताओ क्या आप आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए आर्टिकल 13 की, अगर मैं आपसे कहूं
आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है ऑब्जेक्टिव, आखिर क्यों आर्टिकल 13 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर आर्टिकल 13 जो है ये प्रोटेक्ट करता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ये बताता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। आर्टिकल 13 प्रिजर्व द पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पैरामाउंटेसी को, सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि कोई भी लॉ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ या उस लॉ का जितना भी पार्ट वायलेट कर रहा है दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। समझ में आ रही बात कि नहीं? और अगर आप ध्यान से देखें आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, तीन टाइप के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव मींस लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी, और जुडिशरी मींस टू रिव्यू द लॉ। लॉ को क्या करती है? रिव्यू करती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 2 या आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं देते टू रिव्यू द टू रिव्यू द लॉ, या जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहे हैं कि नहीं? तो आप यहां से देख सकते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स द जुडिशियल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं? और वही उसी जुडिशियल पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की वैलिडिटी को चेक करता है कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं? और अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट के पार्ट थर्ड को वायलेट कर रहा है तो दैट लॉ मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स द जुडिशियल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप आप आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के स्पिरिट को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।